हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ही द्वारा पेड़ पौधों में भोजन बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, यानी CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। और कौन सा गैस यहाँ पे बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन यानी O2 गैस इसमें से क्या होता है, बाहर निकलता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.03% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 21% यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीज को। तो यहाँ पे बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण यहाँ पे लोहे को बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधों की मशीन होती है वो किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। इसीलिए यहाँ पे आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे माना जाता है, लोहे को माना जाता है। और लोहा सबसे अधिक होता है भारत में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का ही होगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन का क्या होता है, नियम होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 है तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया है x + 2y = 9, इसमें x = 5 यानी x का मान कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे y का मान ज्ञात करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 5 रख देना है और y का मान आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए x + 2y = यहाँ पे 9 है। x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो x की जगह पे हम रख दिए 5 + 2y बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 9। इधर देखिए 5 जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, घटा देगा। यानी यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 2y बराबर यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। 2 अब इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी 4/2 कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। यानी y का मान कितना निकल जाएगा, 2। यहाँ पे पूछ रहा है कि y का मान ज्ञात करें, तो y का मान कितना निकल गया, 2। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ही आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया था और उसमें x का मान दे दिया गया था, बोला गया था यहाँ पे y का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पे देखिए x का जो मान दिया है उसको आप क्या करिए, जो समीकरण दिया है उसमें रख दीजिए, अपने आप यहाँ पे y का मान निकल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो पाई और रूट दोनों क्या है यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अगर किसी संख्या में पाई लगा हो या रूट लगा हो तो वो क्या होगा यहाँ पे अपरिमेय। तो यहाँ पे पाई है तो ये कैसी संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 60 यानी रूट 7, तो यहाँ पे देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, यानी ये रूट 7 ही रहेगा। इसमें रूट लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब सी को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो ये क्या होगा कि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल गया, ये रूट से बाहर निकल गया। तो ये 4/5 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 2/3 को देखिएगा तो यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 2 का भी नहीं निकल पाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा अंडर रूट 3/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ही एक यहाँ पे परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए, बी और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जैसे यहाँ पे चित्र बनाए हैं, यहाँ पे देखिए ये कलई किया हुआ भाग है और इसका जो परावर्तक सतह है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ पे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर के तरफ में धंसा हुआ होता है, जैसे ये हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में या मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हजामत बनाने में, डॉक्टरी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कली चूना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, यानी चूना पत्थर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न की पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो ये रंध्रों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदुस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो गांधी जी हैं उनके नाम के आगे महात्मा लगा है, ये उपाधि किसने दिया था,
तो ये उपाधि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था महात्मा गांधी को, यानी तभी से गांधी जी के नाम के आगे क्या लगने लगा, महात्मा लगने लगा। तो ये भी प्रश्न आता है कि महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है यहाँ पे एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, तो डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे बताना है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, वो कैसा राष्ट्र है, तो विकासशील यहाँ पे राष्ट्र है, यानी यहाँ पे अभी विकास कार्य होना बाकी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए विकसित यहाँ पे देश का उदाहरण कौन सा है, तो अमेरिका, यहाँ पे ब्रिटेन, ये सब क्या हुआ, विकसित यहाँ पे राष्ट्र है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 आलेख कैसा होगा। इसका यहाँ पे बताना है कि इसका आलेख, ये दो समीकरण यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा होगा। तो आलेख निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे a1/a2 और यहाँ पे b1/b2 और यहाँ पे c1/c2 यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए a1 क्या है, तो ये पहले वाला समीकरण है और ये दूसरे वाला समीकरण है। तो जो x में गुणा करता है वो a1, जो y में गुणा करता है वो b1, जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है यहाँ पे c1। दूसरे समीकरण में क्या होगा, x में जो गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c2। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, a1 का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, a2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना यहाँ पे 4, यानी 1/, यहाँ पे 2 आ गया, बराबर। यहाँ पे देखिए b1 कितना मान है, तो b1 यहाँ पे 3 है तो 3, और b2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है तो यहाँ पे रख दीजिए 6 रख दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो गया 6, यानी यहाँ पे हो गया 1/2। उसके बाद हमको निकालना है c1/c2, c1 कितना है 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5, c2 कितना है 9 है तो यहाँ पर रख दीजिए 9। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पे c1/c2 के। यहाँ पे a1/a2 बराबर यहाँ पे b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला है वो बराबर यहाँ पे नहीं है, बराबर नहीं है c1/c2। तो ये क्या होता है, जो इसका आलेख होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे समानांतर होता है, और इसका हल कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इन दो समीकरणों का यहाँ पे आलेख कैसा होगा, तो समानांतर होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो ये राजस्थान से हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे राजस्थान है, आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 17 नंबर प्रश्न की समानांतर श्रेणी 5, 8, 14 ...
का 10वां पद यहाँ पे ज्ञात करें। एक समानांतर श्रेणी दिया है और बोल रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 10वां पद का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस क्या होता है यहाँ पे 9d। अब आपको यहाँ पे a का मान रख देना है और यहाँ पे d का मान रख देना है। a क्या होता है, तो ap का प्रथम पद होता है। तो ap का पहला पद कितना है, 5 है, यानी a का मान यहाँ पे निकल गया 5। d कैसे निकलता है, तो ये होता है सार्व अंतर, यानी दो पदों का यहाँ पे अंतर। तो दूसरा पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं d निकालने के लिए। तो दूसरा पद 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और पहला पद 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3। बस यहाँ से आपको a का मान मिल गया और यहाँ पे d का मान मिल गया। अब आप लोग रख दीजिए, a का मान 5 है तो 5 प्लस यहाँ पे 9, और d का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 प्लस 9 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। 9 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, और यहाँ पे 27 में जब 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 32। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे अवायवीय श्वसन में बनता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बताना है कि आपदा जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक और क्या होता है मानवकृत आपदा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यानी 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि cos π/3 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको cos π/3 का मान ज्ञात करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये π/3 क्या होता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि π/3 का यहाँ पे हल कर लेना है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और बट्टा यहाँ पे 3 कटाइएगा तो ये कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे 6 यानी 60 बार में कटेगा, यानी 60 डिग्री का यहाँ पे मान बताना है। यहाँ पे देखिए cos π/3 यानी π/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे cos 60 डिग्री का आपको यहाँ पे मान बताना है कि cos 60 डिग्री का मान यहाँ पे कितना होगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है यहाँ पे सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्यम मार्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे संख्या बताना है कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में यहाँ पे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहीं पे जोड़ी में पूछता है कि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी क्या हो जाता है यहाँ पे गुणसूत्र सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्या में पूछा है तो यहाँ पे कितना होगा, 46 होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895, बी ऑप्शन है 1900, सी ऑप्शन है 1915, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1916। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। तो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको पता करना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में ये पूछ लेता है फॉर्मूला ही। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोशिका झिल्ली होता है वो किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली यहाँ पे अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 29 नंबर प्रश्न की 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। तो जब भी आपको समानांतर माध्य बोले तो 13 से लेके यहाँ पे 19 तक आपको लिख देना है। तो 13, उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18 और यहाँ पे 19। 13 से 19 तक लिखा गया। फिर आपको यहाँ पे बीच वाली संख्या ढूंढना है। तो इधर से 3 अंक छोड़ दीजिए, इधर से 3 अंक छोड़ दीजिए, बीच में क्या बच गया 16। यही इसका क्या होगा यहाँ पे समानांतर माध्य होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। ए ऑप्शन है खारा जल में, बी ऑप्शन है साफ जल में, सी ऑप्शन है गंदा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो ये हमेशा साफ जल में पनपता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 30 प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये 30 प्रश्न थे। और आप अगर पूरा देख लिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबीज, डी ऑप्शन है यहाँ पे घेंगा। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।